नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपोर्टेंट है। तो आज 16 जनवरी और 16 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2016 से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप की दिशा के अंदर एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन्होंने हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाने की शुरुआत करी। अब बात करते हैं कि वर्तमान के अंदर 16 जनवरी जो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, इसके अंदर वर्तमान में ऐसे कितने स्टार्टअप हैं जो वर्तमान में भारत में संचालित है। देखते हैं। 1,16,000 या कह सकते हैं 1,16,000 की संख्या के अंदर वर्तमान में भारत के अंदर स्टार्टअप वर्तमान में संचालित है। उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो युवा उद्यमी है, वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक उचित प्लेटफॉर्म लेकर के आए और उसी के उद्देश्य से 1,16,000 2023 दिसंबर तक रजिस्टर्ड हो चुके स्टार्टअप। और सरकार का भी ये महत्वपूर्ण कदम कि जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं सिंगल विंडो खिड़की के माध्यम से और जो जितने भी जो युवा उद्यमी है उनको आप क्या दे सके, प्रोत्साहन देके। अब बात करते हैं कि एक यूनिकॉर्न क्या होता है और वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान। भारत का स्थान, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो है अमेरिका, चीन और उसके बाद में शीर्ष के अंदर राष्ट्रों में भारत भी आता है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो होता है जिसके अंदर 1 बिलियन से अधिक अगर इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? यूनिकॉर्न बोला जाता है। वर्तमान में शीर्ष राष्ट्रों के अंदर पहले वैसे देखा जाए तो अमेरिका उसमें प्रथम है, चीन उसके बाद में सेकंड है और भारत भी उन शीर्ष राष्ट्रों के अंदर है जहां पे यूनिकॉर्न वर्तमान में सबसे ज्यादा संचालित है। लेकिन बहरहाल आपसे प्रश्न जो पूछा गया जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2016 में और 2024 के अंदर भी ये स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इंपोर्टेंट सेशंस की, जिसके अंदर महत्वपूर्ण सेशन जानेंगे। लेकिन आज तो 16 जनवरी है, उससे पहले जितने भी जो इंपोर्टेंट दिवस हैं जो इस महीने में मनाए गए उनके बारे में आप ग्लांस कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो दिवस हैं जो 1 से लेकर के 15 जनवरी तक मनाए गए उनको भी आप देख सकते हैं और रिविजन भी आप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। करंट अफेयर्स का बड़ा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरुआत करी है? जिस प्रकार केंद्र सरकार के अलावा समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो राज्य सरकार भी युवाओं को, एक तो कह सकते हैं कि जो बेरोजगार जो युवा है जिनको किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिला है, उनको एक सम्मान निधि देने की घोषणा विभिन्न सरकारें करती रही हैं और उसी क्रम के अंदर कर्नाटक सरकार ने इस प्रकार का एक बड़ा प्रोग्राम लेकर के हैं जिसमें जितने बेरोजगार जो युवा हैं उनको भी एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। इससे पहले ऐसा कौन राज्य और कोई कर चुका है? उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी बेरोजगार युवाओं को इस प्रकार का भत्ता जो है वो दिया जाता है, यह आपने देखा। अब बात करते हैं कि जो स्कूलों के अंदर प्रबंधन के तौर पे देखा जाए, गुणात्मक शिक्षा दी जाए, उसके लिए भी विभिन्न प्रकार की जो राज्य सरकारें हैं या कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकारें लेकर के आ रही हैं। बात करते हैं मिशन दक्ष की। मिशन दक्ष क्या है? मिशन दक्ष बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जितने भी जो स्कूल में बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको गुणात्मक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा देने के उद्देश्य से 40 लाख बच्चों को टारगेट करके एक मिशन दक्ष प्रोग्राम चलाया गया है। कहां पे? बिहार में। इसके अलावा मिशन गुणोत्सव ये क्या है? ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें भी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रबंधन से जुड़ी हुई स्किल्स, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई स्किल्स से भी उनको रूबरू कराया जाएगा। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की घोषणा करी है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? कर्नाटका दक्षिणी राज्य, राजधानी इसकी बेंगलुरु और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सिद्धारमैया।
अभी हमने एक प्रश्न किया था पहले सेशन के अंदर, जिसके अंदर तमिलनाडु और केरल अपने जो कर्नाटक है उसके मध्य भी क्या चल रहा है, एक कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद दोनों किस कौन से राज्यों के मध्य है, तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य भी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी वो पिटीशन दाखिल हुई थी और हाई कोर्ट ने भी एक मांड्या जिले के अंदर एक प्रकार की जो खान चल रही थी उस खाल को भी उन्होंने क्या किया है, बंद करने का काम कर रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा मांड्या जिले में स्थित कृष्णा राज सागर के आरएस बांध के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन और उत्खनन की गतिविधियों पे क्या लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। अब देख लेते हैं कर्नाटक में इस प्रकार युवा निधि की शुरुआत होती है। उद्देश्य राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारक जो है उनको बेरोजगारी क्या देना है, भत्ता देना है। अब बात करते हैं कि डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक जो है उनमें अंदर में उनके मध्य फर्क किया गया है। अब देखते हैं जो डिग्री धारक है उनको तो मिलेंगे कितने, 3000 रुपए, जबकि जो डिप्लोमा धारक होंगे उनको मिलेंगे 1500 रुपए। इस प्रकार की शुरुआत जो कर्नाटक सरकार है उसने करी युवा निधि संबल योजना के माध्यम से। अब बात करते हैं राजस्थान की युवा संबल योजना। राजस्थान सरकार लेकर के इसको आई, जिसके अंदर 3500 और 4000 रुपए के आसपास क्या दिया जाता है, उसके अंदर बता दिया जाता है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ज्यादा दिया था, 500 रुपए ज्यादा दिया जाता है, जबकि पुरुषों को 500 रुपए कम। तो आपने देखा कि युवा संबल योजना जो राज्य सरकार की बात करें हैं तो राजस्थान पहले लेके आ गई थी और राजस्थान सरकार के द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता उसके अंदर दिया जा रहा है। मिशन दक्ष की बात कर ही चुके हैं, एक बार दोबारा आप देख लेते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्ता सुधार हेतु पहल करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बात करते हैं असम सरकार के द्वारा भी छात्रों के प्रदर्शन में समग्र मूल्यांकन हेतु गुणोत्सव 2024 की भी शुरुआत की गई है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि हाल ही में मांड्या जिला है वो वर्तमान में क्यों चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा जो बांध बनाया गया कृष्णा राज सागर, उसके आसपास खनन की जो कह सकते इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उस पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। बहरहाल आपने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जाना। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। टेस्ट एटलस के अनुसार विश्व के टॉप 10 व्यंजनों में किस भारतीय व्यंजन ने जगह बनाई है। जिस प्रकार से चीजें चेंज हो रही हैं वैसे वैसे देखा जाए तो पर्यटन के स्थल तो बन ही रहे हैं, इसके अलावा खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी रैंकिंग भी अभी निकाली जाने लगी है। इसी के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि टॉप 10 व्यंजनों में किस भारतीय व्यंजन को जगह मिली है, तो उस व्यंजन जो अपने जो व्यंजन है उसका नाम है गार्लिक नॉन और इसका स्थान मिला है कौन सा, 7वां स्थान टॉप 10 के अंदर मिला है इसके अंदर और गार्लिक नॉन। इसके अलावा ऐसे 50 रैंकिंग वाले जो व्यंजन है उसके अंदर भी 3-4 ऐसे और उत्पाद है जो खाने के व्यंजन थे, उनमें भी भारतीय खानों को जगह मिली है। कौन सा, राजमा दाल चावल इस प्रकार और मंचूरियन, इनको भी इसके अंदर अंडर 50 के अंदर जगह मिली है। वैसे देखा जाए कि शीर्ष पे कौन सा राष्ट्र है और शीर्ष पे राष्ट्र है जिसका नाम कौन सा है, इटली। इटली इस जो रैंकिंग बनी है कौन सी, टेस्ट एटलस के अनुसार इसके अंदर टॉप पे वो बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि गर्ली के अलावा राजमा, गोभी मंचूरियन और राजमा चावल ये अंडर 50 के अंदर भी इन्होंने क्या बनाई है, जगह बनाई है। लेकिन बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो कि 7वां नंबर पे, 7वें अंडर 10 की जो रैंकिंग है उस पे 7वें पे कौन सा है, गार्लिक नान है। देख लेते हैं गार्लिक नॉन 7वें स्थान पे, टॉप जो 50 है उसके अंदर आलू गोभी, राजमा, गोभी मंचूरियन और राजमा दाल जो दाल चावल है उसको भी उसमें स्थान मिला है। टेस्ट एटलस की दुनिया में बेहतरीन खानों की सूची में भारत का स्थान 11वां है, जबकि शीर्ष देश कौन सा है, इटली है। अब अन्य शीर्ष देशों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से अन्य शीर्ष देश हैं, जिसके अंदर जापान है, ग्रीस है और पुर्तगालीज है, उनके खाने भी अपने आप में उम्दा है। अब बात करते हैं कि टेस्ट एटलस की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 2018 के अंदर। इस प्रकार की एक एजेंसी है जो जितने भी विश्व भर के अंदर जितने भी प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनको कैटेगराइज करके, उनको एक सूचीबद्ध करके, उसके बाद में लोगों की राय जान करके इस प्रकार की उन्होंने रैंकिंग्स बनाई है। मुख्यालय इसका जगरेब क्रोएशिया में है और संस्थापक इसके मातिजा बाबिल है। आप देख रहे हैं ये नान है और इसी को कौन सा मिला है, लहसुन इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसलिए इसको इंग्लिश में इसको गार्लिक कहा गया, जिसका हिंदी में लहसुन होता है। 7वां स्थान। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, और उस जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कौन सा, वानिदु हसरंगा। कहां के रहने वाले हैं, ये है श्रीलंका के गेंदबाज है और इनका जो रिकॉर्ड है वो है ये कि उन्होंने 7 विकेट लिए हैं 19 रन देकर के। गेंदें उन्होंने कितनी फेंकी, तो उन्होंने 35 गेंद फेंकी
और 35 गेंद के अंदर उन्होंने 5 ओवर और 5 गेंद उन्होंने फेंकी, जिसके अंदर उन्होंने 7 तो विकेट लिए हैं और 19 रन उन्होंने दिए हैं। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कहें तो उन्हीं के हमवतन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है चामिंडा वास ने 8 विकेट लिए थे और 19 रन दिए थे। पहले स्थान पे ये हैं, लेकिन सबसे तेज की अगर बात करें तो इन्होंने इतने रन कम खर्च करके और 7 विकेट अभी उन्होंने लिए हैं। किसके खिलाफ लिए थे? जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो अभी जो सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले, सबसे तेज में सिर्फ मैं 7 विकेट की बात कर रहा हूं, वहां पे लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? जिनका नाम है कौन सा? वानिदु हसरंगा। अब बात करते हैं श्रीलंका क्रिकेट के बारे में। श्रीलंका क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा था थोड़े दिनों के पहले कि वहां पे क्रिकेट का जो प्रशासन था उसमें उथल पुथल मची हुई थी और राजनीतिक शक्तियां वहां पे हस्तक्षेप कर रही थी, और उसी की वजह से आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्या कर दिया था? वहां पे भंग कर दिया था, और वहां पे अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था उसको भी, उसका जो मेजबानी छीन करके और दक्षिणी अफ्रीका को सौंप दी थी। वर्तमान में श्रीलंका भी आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, और उसी की वजह से आईएमएफ, अमेरिका, भारत और विश्व बैंक ने अलग अलग माध्यम से उनको क्या करी है? ऋण प्रदान करने की वहां पे क्या करिए? कोशिश करिए, और बहुत बड़ा ऋण उन्होंने दिया है। सबसे ज्यादा पर्यटन पे ही वहां पे सबसे ज्यादा रोजगार वहां पे सर्जित होते हैं, और पर्यटन जो है वो 2019 में जब कोरोना आया तो वहां का पर्यटन जो है वो क्या हो गया था? ठप सा पड़ गया था, और सरकार की कुछ ऐसी नीतियां भी थी जिनकी वजह से सरकार अपने आप के जो खर्चे थे उनको वहां पे झेल नहीं पाई, उनको मैनेज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो है आर्थिक संकट के तौर पे अगर देखा जाए तो काफी घिर गया था। तो ये आपने जाना श्रीलंका के बारे में, और खिलाड़ी का नाम है कौन सा? वानिदु हसरंगा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। वानिदु जो हसरंगा श्रीलंका खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाते हैं। 35 गेंदों में 19 रन देकर के 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी। इस मामले में उनके हमवतन तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने, जिन्होंने 8 विकेट लिए 19 रन देकर के, तो पहले पायदान पे बने हुए हैं। अब बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। 2017 में इनकी शुरुआत होती है और 49 मैचों के अंदर 26.31 की इकोनॉमी के हिसाब से और औसत है इनकी, और 5.04 की इकोनॉमिक रेट से 74 विकेट उन्होंने अभी तक झटके हैं। बल्लेबाजी में भी 23.77 की औसत से इन्होंने 832 रन बनाए। श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका आंसर होने वाला है कौन सा? हमारी भारतीय T20 के कैप्टन नाम रोहित शर्मा, और उन्होंने T20 इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वैसे एक रिकॉर्ड इनके पास एक और भी है कि T20 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने में इनका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन काबिज है? उन्हीं के हमवतन खिलाड़ी विराट कोहली T20 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी, जबकि नंबर 2 पे कौन से हैं? रोहित शर्मा है। अब बात करते हैं कि भी T20 का वर्ल्ड कप भी जिसका आयोजन अभी किया जा रहा है, कहां पे आयोजन इसका किया जाएगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं, और जून के अंदर ये खेला जाएगा। इसके अंदर कितनी टीमें भाग लेने वाली हैं? 20 टीमें इसके अंदर भाग लेने वाली हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रोहित शर्मा 150 T20 खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हो गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे आयरलैंड के पॉल स्टॉलिन है, जिन्होंने 134 मैच खेले अभी तक T20 के अंदर। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर 41वीं जीत उन्होंने हासिल करी है अभी, और अभी वर्तमान में साउथ अफ्रीका के साथ में इस प्रकार की सीरीज अभी जो है वो चल रही है। भारत के अंदर ही मैचेस सारे खेले जा रहे हैं। अब करते हैं इनका टेस्ट का बात करते हैं, T20 की बात करते हैं, वनडे का जो कैरियर है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन T20 के अंदर इनका जो पदार्पण होता है वो होता है 2007 के अंदर। 2007 के अंदर अपना पहला मैच खेलते हैं, और इन्होंने किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और वर्तमान में इनकी जो औसत है वो 30.82 की औसत से इन्होंने 3853 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं। लेकिन देखा जाए तो पहले स्थान पे तो विराट कोहली बने हुए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर खेला जाने वाला है, और 1 जून से लेकर के 29 जून तक 2024 के अंदर ये T20 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। एक बात तो ये होगी, T20 की शुरुआत होती है 2007 में, और पहला जो वर्ल्ड कप जीता था वो हमारे ही देश भारत ने पहला वर्ल्ड कप इसमें जीता था। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया?
वैसे अगर देखा जाए तो अगर ऊंट की बात आती है तो सर्वप्रथम हमारे जो मन के अंदर एक ही नाम आता है, कौन सा? राजस्थान। राजस्थान रेगिस्तानी इलाका और इसी के लिए विख्यात, पर्यटन में तो उम्दा है ही है। इसके अलावा यहाँ पे लोक कला और स्थानीय संस्कृति को जानने के लिए भी देश विदेश से लाखों की संख्या के अंदर पर्यटन के लिए लोग आते हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया। आप इन विकल्पों में देख रहे हैं तो सारे के सारे रेगिस्तानी जिले हैं और अलग अलग विधाओं में अलग अलग मेलों की वजह से ये अपने आप में अनूठा स्थान रखते हैं। इसका जो आंसर होने वाला वो होने वाला बीकानेर। बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है। और वहां पे गंगा रिसाला, गंगा रिसाला कौन है? गंगा रिसाला बीकानेर के महाराजा जिनका नाम गंगा सिंह, और गंगा सिंह जो है वो उनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। हम सब लोगों को पहले से विदित कि गंगा लाने का श्रेय, जो धरती पे लाने का श्रेय किसको जाता है? वो भागीरथ ऋषि को जाता है। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर पानी लेने का, अगर पानी लाने का जो श्रेय कहा जा सकता है वो कौन है? जिनका नाम है गंगा सिंह। और गंगा रिसाला के नाम से इनके एक ऊंटों की सेना हुआ करती थी और उसके बाद में वहीं से उस्ता कला की शुरुआत हो जाती। उस्ता कला क्या है? ऊंट के शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार की कलाकारी की जाती है और उसी को कहा जाता है उस्ता। और उसके लिए हमारी ही एक बहुत बड़े यहाँ पे जो कलाकार हुए हैं उनको वहां पे पद्मश्री के नाम से भी उनको जाना जाता है, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उत्सव की शुरुआत विश्व के प्रसिद्ध हेरिटेज वॉक के साथ में होती है। बीकानेर के अंदर ये मनाया गया। बीकानेर के कलाकार जिनको हसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान के प्रमुख महोत्सवों की बात करते हैं तो यहाँ पे मरु महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव है, रेगिस्तान महोत्सव और पुष्कर महोत्सव, ये सारे के सारे अपने आप में उम्दा। पुष्कर मेला पुष्कर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, जबकि मरु महोत्सव जैसलमेर में और रेगिस्तान महोत्सव ये भी जैसलमेर में ही वहां पे आयोजित किया जाता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से जो व्यक्ति सम्मानित है जिनका नाम क्या है? हिसामुद्दीन उस्ता है। जानते हैं अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पॉलिटी से हैं। पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्न हम जिसकी 5 एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आते हैं और आज का जो विषय होने वाला है उसके अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने जो जुड़े हुए प्रश्न है वो हम आपसे संवाद भी करने वाले हैं। जानते हैं पहला प्रश्न, किन परिस्थितियों में कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? हम सब लोगों को पहले से विदित, हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा जाता है कि मूल अधिकार निलंबित कब किए जाते हैं? आर्टिकल 352। क्या है ये? 352, 356 और 360। ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके अंदर राष्ट्रपति क्या लगाता है? राष्ट्रपति शासन लगाता है। लेकिन बात हो रही है 352 की। 352 के युद्ध, बाह्य स्थिति, सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति के अंदर यहाँ पे आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अंदर कौन कौन से अधिकार शामिल किए जा सकते हैं? मूल अधिकार जिनके निलंबित हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 और 21 को छोड़ के। 20 और 21 जो मूल अधिकार है उनको छोड़ करके बाकी सारे जो अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों के अंदर कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो जब क्या होता है? राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तभी मूल अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा में किसके द्वारा मिलता है? आंसर इसका हो जाएगा जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं जिनको स्पीकर बोला जाता है, वर्तमान में ओम बिरला है, वर्तमान में राष्ट्रपति है जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है। तो अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर सवाल पूछा जाए कि अपना संदेश अगर संसद में पहुंचाना हो तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगी? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? स्पीकर। स्पीकर के माध्यम से संदेश जो है वो राष्ट्रपति पहुंचाता है। किसके द्वारा मिलता है संसद सदस्यों को? स्पीकर के माध्यम से। प्रश्न संख्या अगला, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देते हैं कौन कौन से कथन सही नहीं है, कौन से हैं। संविधान का उल्लंघन करने के लिए उसे पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया। और अगर संविधान का आप उल्लंघन करते हैं तो उसको राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे फौजदारी का मुकदमा उन पे नहीं चलाया जा सकता।
वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ही की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति में वो एक राज्य में प्रत्यक्ष शासन भी लगा सकते हैं। ऐसा भी बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार के अंदर अगर राज्य सरकार कानून के मुताबिक अगर शासन नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में सही है। तो इसका जो आंसर नहीं है होने वाला है, उनके विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है। ये गलत है, नहीं चलाया जा सकता। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा नहीं के तौर पे देखा जाए तो वो बी होगा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते कैसे हैं? एक तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर राष्ट्रपति का शासन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, लेकिन माना यह जाता है कि जनता के प्रतिनिधि करते हैं तो जनता की भी राय उसके अंदर ऐसे शामिल होती है कि जनता उनको चुन के भेजती है और वो राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पे अप्रत्यक्ष है, लेकिन देश बड़ा होने के बाद में, ज्यादा बड़ा देश है और इसके लिए चुनाव भी नहीं कराए जा सकते और बहुत सारी इसके अंदर क्या लगती है, मशीनरी का उपयोग होता है, इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। अब इसके अंदर शामिल कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर होता है सबसे पहले सदन। सदन के अंदर कौन से होते हैं? वैसे देखा जाए तो अभी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन हो गए। और वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति भी इसका एक भाग होता है और राष्ट्रपति का चुनाव किया जा रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इसके अंदर क्या लेते हैं, भाग। लेकिन निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, मनोनीत सदस्य राज्यसभा के भाग नहीं लेंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। अब बात करते हैं समानांतर रूप से विधानसभा की। विधानसभा के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा की बाद में होती है विधान परिषद। विधान परिषद विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, वो उसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। वही आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वाचन कौन करता है? संसद, जिसके अंदर 3 अंग होते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? टोटल 3 अंग होते हैं, जिसके अंदर लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये क्या बनती है? ये बनती है संसद। ये बनती है संसद। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वो इसके अंदर क्या लेंगे, वोटिंग करेंगे। राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ना कि विधान परिषद के, ये सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। अब आपने देखा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो संसद नहीं है, संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वो इसमें के अंदर लेंगे, ये भाग नहीं लेंगे। कौन से? ये वाला विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संसद में भी, वो इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला जानते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। 356 के तहत लागू नहीं किया जा सकता। किसके अंदर? केंद्र के अंदर लागू नहीं किया जा सकता। यहां पे किसका उल्लेख मिलता है? राज्यों के अंदर। राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन अकॉर्डिंग टू 356 के तहत शासन लगाया जा सकता है, जबकि सिक्किम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ये सारे क्या है, ये राज्य हैं। केंद्र सरकार में नहीं लगाया जा सकता, बाकी तीनों राज्यों के अंदर लगाया जा सकता है। या कह सकते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, तो वह राज्यों के द्वारा, ना कि केंद्र में। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गलत पूछा जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहां पे कहां नहीं हो रहा है, केंद्र में नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं आज के सेशन के करंट अफेयर्स के 6वें प्रश्न के बारे में। बात, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने कौन सा ऐसे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो 24x7 दिन की अपनी जितनी भी फोरकास्टिंग, जितनी भी जो अभी मौसम वेदर के अंदर जो कंडीशन चेंज होती हैं उनके बारे में अपने को जानकारी देने वाला है। 200 स्थान और 800 शहरों को अंदर इसके अंदर क्या किया गया, कवर, जहां पे मौसम की जितने भी प्रकार की जलवायु की जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में आपको, हम सब लोगों को पहले से ही पता लग जाएगा। और इस प्रकार का जो काम कराया मौसम विभाग ने जो किया है, मोबाइल ऐप कौन सा, मौसम है, मौसम ऐप उन्होंने अभी बनाया है और जिसके माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं अभी मिलने वाली हैं। देख लेते हैं मौसम ऐप। इसके जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलने वाली है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRI सेट, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान IITM, पुणे भारत और मौसम विज्ञान विभाग IMD के संयुक्त रूप से इसको क्या किया गया, इसको वर्तमान में स्टैब्लिश किया गया।
करीब 200 तो शहर हैं, और नमी के स्तर, हवा की रफ्तार और दिशा सहित मौसम संबंधी अन्य जो जानकारी वो भी आप लोगों को क्या ये देने वाला है। 800 केंद्र होंगे, वो भी अलग अलग शहरों के अंदर के होंगे। वैसे देखा जाए तो मोटे तौर पे तो 200 शहरों को शामिल किया गया, लेकिन 800 केंद्र भी वो होंगे जहां से मौसम को वहां पे मेजरमेंट किया जाएगा। 800 केंद्रों और जिलों के लिए 3 घंटे की अवधि में मौसम का पूर्वानुमान लगातार ये देता रहने वाला है। एक मौसम विभाग का बड़ी पहल और मौसम ऐप इसके अंदर शामिल है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में मलेशियाई ओपन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक प्राप्त करा, कौन सा जीता है? आंसर इसका होने वाला है कौन सा? रजत पदक। चीनी जोड़ी से वो हार गई, जोड़ी अपनी वाली जोड़ी, और उसके बाद में इनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को अभी वर्तमान में मिला है। भारत का सबसे बड़ा खेल स्तर पे अगर दिया जाने वाला जो अवार्ड है वो इन दोनों खिलाड़ियों को मिला है। बैडमिंटन के उम्दा खिलाड़ी और विश्व की रैंकिंग में भी ये शीर्ष पर बने हुए हैं। शीर्ष ऐसे खिलाड़ी जहां पे रैंकिंग जो निकाली जाती है जिसमें नंबर 2 पे ये बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रजत पदक विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन भारत के लिए बड़े गौरव की बात। स्वर्ण पदक विजेता वांग चांग और लियांग वाईकिंग जो चीन के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को वर्तमान में प्राप्त हुआ है। एशियाई चैंपियनशिप 2023 में युगल का खिताब जीतने वाले ये दोनों एक खिलाड़ी रहे हैं। अब बात करते हैं मलेशियाई ओपन जो है, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा था और ये कौन से समय में इसका आयोजन किया गया? तो ये 67वां संस्करण था, 67वां, 9 से लेकर के 14 जनवरी के मध्य ये खेला गया, जिसमें हमारी जो जोड़ी है उसको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर इसका हो जाएगा कल। हमने चूंकि आज 16 तारीख 15 जनवरी को हमने सेना दिवस मनाया गया और बढ़ चढ़ करके लोगों ने इसमें भाग लिया और सेना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया। वैसे देखा जाए तो सेना के अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जिसके अंदर पैदल सेना दिवस भी होता है। सेना दिवस 15 जनवरी को, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस जो हमने 14 जनवरी को मनाया, ये वेटरन्स डे है, ये वेटरन्स है, जिसके अंदर पुराने जो सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, उनकी अभूतपूर्व जो योगदान है उसको याद करते हैं। और मैंने उस स्पेशल सेशन में ये कहा था कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, उनकी याद के अंदर जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया था, वो कब लिया था? 1953 और दिनांक थी वो 14 जनवरी। उस दिन उन्होंने रिटायरमेंट किया था। उन्हीं के योगदान को याद करने के लिए इस प्रकार का दिवस मनाया जाता है। कब? सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को। झंडा दिवस के बारे में बात, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि वर्तमान में जो थल सेना है उसके अंदर जवानों की संख्या या कैसे सशस्त्र बल के जो सैनिक है उनकी संख्या कितनी है? लगभग 12 लाख सैनिक है जो वर्तमान में हमारी देश की चौकसी को कर रहे हैं। वो 12 लाख सैनिकों के, इसके अलावा लगभग 26 लाख के आसपास भारत में अभी पूर्व सैनिक है। लगभग 70,000 के आसपास सैनिक जो हर साल रिटायरमेंट कर जाते हैं। थल सेना की कमांड कितनी वर्तमान में, कितनी कमांड है जो भारत के अंदर अभी वर्तमान में संचालित है? टोटल कमांड है 7। कहां कहां पे? अगर पूर्व की बात करें तो ईस्टर्न कमांड है कैलकाटा में, पश्चिम की बात करें तो चंडी मंदिर है। अगर 7वीं कमांड के बारे में बात करते हैं तो सबसे नवोदित कमांड है वो है कहां पे? साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है, ईस्टर्न कमांड कैलकाटा में, और अगर दक्षिण कमांड की बारे में बात करें वो है कहां पे? पुणे में। सेंट्रल कमांड की बात करते हैं तो लखनऊ के अंदर है वो, और एक है उधमपुर के अंदर जिसको कहा जाता है कौन सा? उत्तरी कमांड। तो आपने 7 कमांडों के बारे में जाना। अब बात करते हैं वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है मनोज पांडे। अभी हाल ही के अंदर एक जनरल साहब अभी वर्तमान में चर्चाओं में और बने हुए थे, जिनका नाम कौन था? जनरल नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी और वो वर्तमान में चर्चाओं में बनी हुई है। वो कब जनरल थे? वो जब भारत और चाइना के मध्य झड़प हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे सैनिक भारत की तरफ से भी, वहां पे उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया और चाइना को क्या सिखाया था? सबक सिखाया था। बात करते हैं भारत के पहले सीडीएस की, चीफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम
सबसे पहले आता है सेना के प्रथम व्यक्ति के तौर पे। हालांकि प्रथम व्यक्ति तो राष्ट्रपति होती है, लेकिन सेना के तौर पे देखा जाए तो वहां पे नाम आता है किसका? अनिल कुमार चौहान का। वो वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस है। तो पहले कौन थे? तो जिनका नाम है जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत वो भारत के पहले सीडीएस थे। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। एशियाई ओलंपियाड क्वालिफायर्स में निशानेबाजी में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक? क्योंकि यहां से जो एशियाड ओलंपियाड में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप ओलंपिक का कोटा या टिकट कटवा सकते हैं। और अभी वर्तमान में भारत ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए निशानेबाजी में रिकॉर्ड 14 पदक स्वर्ण है, 10 रजत है, 10 रजत पदक के साथ में 32 पदक इन्होंने जीते हैं। अपने आप में रिकॉर्ड। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो निशानेबाजी किए हैं उन्होंने अपना टिकट किसके लिए कटाया है? पेरिस ओलंपिक के लिए। पेरिस ओलंपिक, पेरिस फ्रांस की राजधानी, और वहां पे 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होंगे वहां का टिकट इन्होंने कटाया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। स्वर्ण पदक 14 है, 10 रजत है और 8 कांस्य सहित कुल 32 पदक अब तक का सर्वश्रेष्ठ उनका प्रदर्शन। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पे? मेजबान पेरिस के द्वारा किए जाने वाला है। आयोजन जो है 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त के मध्य खेला जाने वाला है। अब बात करते हैं ओलंपिक 2022 के। 2022 के अंदर जो ओलंपिक खेला गया था वो चीन के अंदर खेला गया था। भारत का जो स्थान था वो काफी नीचे था। फिर भी देखा जाए तो 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य के साथ में भारत का स्थान रहा था 48वां। शीर्ष देशों की अगर बात करते हैं तो वहां पे यूएसए, चाइना और जापान, ये शीर्ष 3 ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। लेकिन उम्मीदों पे दुनिया कायम। और भारत अभी अगला जो 2024 के अंदर ओलंपिक होने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर गए। इसके लिए प्रत्येक भारतवासी आशान्वित है। और भारत के जितने भी क्षेत्र के अंदर, कैटेगरी के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो अपना प्रदर्शन और बेहतर मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा वो मेडल जीत करके आए और देश का नाम विश्व के अंदर रोशन करें। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर करें? ये इंडियन कंपनी है और उसका नाम है वायकॉम 18। इसके साथ में इन्होंने समझौता किया है। नेशंस FIH एक नेशंस टूर्नामेंट होता है, उसके जितने भी प्रसारण के जो अधिकार हैं वो इनको नहीं मिले। इसको छोड़ करके जितने भी जो अधिकार हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के, वो सारे के सारे अधिकार किसको मिल गए? वायकॉम 18 को मिल गए। और ये कहां की कंपनी है? ये भारत की कंपनी है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। वायकॉम 18 को मिले प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए वायकॉम 18 को 4 साल का इन्होंने समझौता कराया। अब बात करते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी नेशंस कप को छोड़ करके बाकी सारे फॉर्मेट्स जो है जो FIH के द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनमें सब में इनको क्या मिलेगा? प्रसारण का अधिकार मिल गया है। अब बात करते हैं आगामी FIH हॉकी 5S विश्व कप जो है मस्कट ओमान के अंदर खेला जाने वाला है और 28 से लेकर के 31 जनवरी 2024 के अंदर ये खेला जाने वाला है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना होती है 7 जनवरी 1924 को और भारत IHF का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई खेल था जिन्होंने अपनी सदस्यता 1928 के अंदर ही इन्होंने ले ली थी। अब बात करते हैं वायकॉम, भारत की कंपनी है। नवंबर 2007 से इसकी शुरुआत होती है और मुख्यालय कहां इसका? हेडक्वार्टर इसका देश की राजधानी कौन सी? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जानते आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कौन सा है? मालदीव सरकार ने भारतीय सैनिकों को वापस लौटने का कब तक का अल्टीमेटम दिया है? ये अल्टीमेटम लगातार मिल रहे हैं और जिस प्रकार मोइजू सरकार ने जैसे शपथ ली है उसी दिन से भारत विरोधी बयान उनके आते रहे हैं। और एक सबसे जो करंट के अंदर हमने देखा कि लक्षद्वीप में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जब दौरा होता है और वहां की कुछ उन्होंने फोटो क्लिक करी और लक्षद्वीप को एक बहुत बड़ा और अच्छा एक डेस्टिनेशन बताया, तो मालदीव को कुछ यूं मिर्ची लगी कि जिसकी वजह से उन्होंने बेवजह ही इस मामले के अंदर कूद करके और विश्व के अंदर अपनी किरकिरी करा ली। और उसके साथ में 3 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी थी जिसकी वजह से उनको अपना मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसके इतर बाद में भी मोइजू सरकार, मोदी जो राष्ट्रपति बने उसके बाद में जो पहले कभी मलेशिया मालदीव 1965 में आजाद होता है और भारत उसको
सदस्यता देने वाला पहला देश बनता है। और जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो भारत में सबसे पहले उनका विजिट होता है, लेकिन इसके इतर वर्तमान के जो राष्ट्रपति उन्होंने सबसे पहले किसका विजिट करा? चाइना का विजिट करा। और दोस्त दोस्त का क्या होता है? दुश्मन दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है। और इसी के लिए चाइना को इस बार अच्छा मौका हाथ लगा और सबसे पहले विजिट करा वहां पे। और उसके बाद जब वापस चाइना का विजिट करके लौटे हैं तो उनका एक और फरमान आया है कि जितने भी हमारे जो सैनिक वहां पे मालदीव के अंदर रहा करते थे, उन सैनिकों की संख्या 75 सैनिक थे, उनको वहां पे अल्टीमेटम दिया है कि आप 15 मार्च तक मालदीव को छोड़ दें। और इसके साथ में उन्होंने जल विज्ञान समझौता जो नेवी के साथ कर रखा था, उस जल विज्ञान समझौते को भी क्या कर दिया? उन्होंने रद्द कर दिया है। वर्तमान में आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मालदीव सरकार ने भारतीय सैनिकों को वापस लौटने का कब तक अल्टीमेटम दिया है, और आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? 15 मार्च। 15 मार्च तक सरकार ने आगाह किया, मालदीव सरकार ने भारत को, कि आप अपने सैनिक यहां से वापस ले जा सकते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। लंबूद्वीप के अंदर 2013 से भारतीय सैनिक कर्मियों की मौजूदगी रही थी, और वहीं की उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए और जो जितनी भी प्रकार की जो अरब सागर के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उनको सर्विलांस करने के लिए इस प्रकार के सैनिक भारत सरकार के द्वारा रखे गए थे। हालांकि जो सैनिक थे वो दोनों सरकारों के साथ ही काम कर रहे थे और दोनों सरकारों के लिए ये सहयोग प्रदान कर रहे थे, लेकिन ये बात कुछ ज्यादा हजम नहीं हुई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोइजू को, और उन्होंने इस प्रकार का अल्टीमेटम भारतीय सैनिकों को दे दिया है। वैसे देखा जाए तो भारतीय नौसेना के साथ में जो जल विज्ञान समझौता हुआ था उसको भी इन्होंने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद में देश भर में तो उबाल है ही है। इसके अलावा विश्व के अनेक नेताओं ने भी इस पे क्या करी है? घोर निंदा व्यक्त करी है। अभी देखते हैं आगे क्या चीजें होती है, लेकिन अभी वर्तमान में मोहम्मद मोइजू जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं, और अभद्र टिप्पणी के मामले में वहां के 3 मंत्रियों को अपने पद से भी क्या धोना पड़ा था? हाथ उनको धोना पड़ा था। तो आज के सेशन में मित्रों इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।